लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग कनेक्ट किए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कैसे कैसे ग्रोथ हुई है। 5 स्पीसीज को देखा हम लोगों ने, एनेमेंसिस, एफ्रेंसिस एंड देन अफ्रीकानस, देन रोबोस्टस एंड बोजे। एंड बीच में ही मैंने बताया था कि एफ्रेंसिस से ही एक साइड एफ्रेंसिस से ही अफ्रीकानस के साथ साथ होमोजीनस भी इवॉल्व होता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो होमो से रिलेटेड है। इस इमेज में देखो तो क्या है, पहला होमो हैबिलिस जो फर्स्ट इवॉल्व होगा दैट इज होमो हैबिलिस। फिर यहाँ कंपैरेटिव में होमो सैपियंस को दे दिया है। एंड जो छोटा वाला है दैट इज होमो फ्लोरेसेंसिस। फिर लंबा वाला होमो सैपियंस के बाद 4th नंबर पे दैट इज होमो इरेक्टस। फिर पैरेंथ्रोपोसिस बोइजे। फिर होमो हेडलबर्जेंसिस, देन नियंडरथल। तो हम कलेक्टिवली जो देखेंगे उसमें हम लोग फोकस करेंगे होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से नियंडरथल, नियंडरथल से होमो सैपियंस, ठीक है। बीच में कुछ ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा प्रूफ वगैरह नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सबसे रिलेटेड देखते जाएंगे कि वो कैसे इवॉल्व हुए, उसमें क्या स्ट्रक्चर पहले वाले से ज़्यादा इवॉल्व हो गया, क्या उसके अंदर इन्वायरमेंटल मतलब सोशल वो कैसे होते जाएंगे और क्या चीज़ें वो इवॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि गैस्ट्रेशन पीरियड से रिलेटेड और पैटर्निटी से रिलेटेड ब्रेन का साइज़ होना, जो उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही थी, जो वो कनेक्शन बना पा रहे थे, जो वो ऑब्जर्व कर पा रहे थे। अदरवाइज़ एक बेबी बॉर्न होने के बाद वो उसको छोड़ देते और उसको पहले ऐसे ही होता था कि जंगल के जानवर उसको खा जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। तो इस तरीके की अवेयरनेस, इस तरीके की चीज़ें समझ उनको कैसे आ रही है, जस्ट जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता जा रहा है। तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से डेवलपमेंट चल रहा है कंटिन्यूसली, और जो होमिनिड्स में ही हम लोग देख रहे हैं, होमिनिड्स में अब होमो से रिलेटेड, ठीक है, होमो हैबिलिस। तो यहाँ तक फीमेल अपने अकॉर्डिंग मतलब अपनी उसकी फैसिलिटी हो, उसको जो एक केयर चाहिए, उसको बच्चे की केयर करने के लिए टाइम चाहिए, उस टाइम में उसको फूड वगैरह कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक नई स्पीसीज इवॉल्व हो रही है, इन सारे फीचर्स को भी ध्यान में रखते हुए, दैट इज होमो हैबिलिस, ठीक है। तो होमो हैबिलिस के फीचर, द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ अवर ओन जीनस होमो इज होमो हैबिलिस। एक एमसीक्यू तुम्हारा पहला यही बन जाता है। lived 2.5 to 1.6 million years ago. Its remains were first found at Olduvai Gorge, Tanzania. NCERT पे भी मेंशन है ये, but it also known from Kenya, Ethiopia and South Africa. Homo habilis evolved from A. afrensis, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस लीनियज, उसी लीनियज से ये इवॉल्व हो रहे हैं हैबिलिस, एंड को एग्जिस्टेड विद ए अफ्रीकानस फॉर अबाउट कितना होगा 2 लाख ईयर्स तक, ठीक है। एक साथ ये लोग सर्वाइव किया। अब ऐसा नहीं है कि ये तुरंत इवॉल्व हो रहा है और तुरंत ख़त्म हो जा रहा है, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, इनका भी एक लंबा राज चल रहा है। तो हैबिलिस थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इवॉल्व रहे और ज़्यादा टाइम तक इनका राज रहा, क्योंकि इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व हो चुके थे तुम्हारे किससे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। क्लियर बेटा, ठीक। ये स्कल दिख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने 2 फॉसिल्स के नेम बताए थे, उसके आंसर मुझे सेंड करना। 2 फॉसिल्स के नेम बताए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से रिलेटेड, ठीक, उसके साइंटिस्ट का नेम एंड फॉसिल का नेम सेंड करना, ठीक है। ये होमो हैबिलिस का दिख रहा है सारे इमेजेस, स्केलेटन फॉसिल स्ट्रक्चर जो इनका मिला हुआ है, उससे एक डिज़ाइन करके एक जो स्पेसिफिक डिज़ाइन किया जाता है, कंप्यूटराइज हुए इमेज ड्रॉ की गई। इनसे ये जो हाथ इनके फ्री थे, तो धीरे धीरे इनका पाषाण युग वाला जो चीज था ना कि पत्थर को यूज़ करने लगे, रगड़ के आग निकालने लगे, वो वाला एरा आने लगा, ठीक है। Homo habilis, known as handyman, is a species of the genus Homo which lived from approximately 2.33 to 1.4 million years ago during the Glacian Pleistocene period. The discovery and description of this species is credited to both Mary and Louis Leakey, ठीक है, again, who discovered the fossils in Tanzania between 1962 and 1964,
ठीक है। तो जो आपका टॉम चाइल्ड वाला ल्यूसी वाला मिला था उसके बाद की ये सारी बातें होंगी। ठीक, होमो हैबिलिस हैड अ लार्जर ब्रेन, पहले से कंपैरेटिवली ऑस्ट्रोपेथिकस से इनका लार्जर ब्रेन है, 700 सीसी है, देन इट्स ऑस्ट्रेलोपेथिसिन एंसेस्टर बट स्मॉलर टीथ। इट वॉज अबाउट 1.2 to 1.3 million tall and only weighted 32 to 37 kg। तो एक कंपैरेटिव आपको दिख रहा है, ब्रेन लार्ज हो गया, स्मॉल टीथ हो गई, वेट साइज आई थिंक अभी 1.2 1.5 एस्ट्रोलोपेथिकस भी थे, ये भी वही साइज लेंथ में चल रहे हैं लगभग। वाई डिड होमो हैबिलिस गो एक्सटिंक्ट, अगर इतना ज़्यादा एडॉप्टेबिलिटी इनके अंदर थी, ये समझ रहे थे, ये पत्थरों को यूज़ करना, ये आग को जलाना, इस तरीके से चीज़ें समझने लगे थे, तो ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? तो हर कोई एक्सटिंक्ट होने का तो एक ही रीज़न है, या तो नेचर ने उनको एक्सटिंक्ट कर दिया हो, या तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हों उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया हो। तो होमो हैबिलिस वेंट एक्सटिंक्ट बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ अ मिलियंस ईयर्स दे डिड नॉट चेंज और मॉडिफाई देयर टेक्नोलॉजी। ठीक, इससे ज़्यादा इनके अंदर अभी इवोल्यूशन नहीं हो रही थी कि ये पत्थर को जला तो मतलब रगड़ रहे हैं, लेकिन और क्या करें। ठीक है, तो इस तरीके की एडॉप्टेबिलिटी इनके अंदर नहीं आ रहा था, तो अब जो चेंज नहीं होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये इवोल्यूशन का लॉ है। Also, their brains did not adapt and evolve to their environment. Homo erectus outcompleted Homo habilis on every level. और अब जो आएगा that is Homo erectus evolved था, tools develop करने लगा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, पूरी तरीके से होमो हैबिलिस को रिप्लेस कर दिया। होमो इरेक्टस इज ए स्पीसीज ऑफ आर्किक ह्यूमन दैट लिव थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द प्लेस्टोसीन जियोलॉजिकल एपोक। इट्स अर्लीस्ट फॉसिल एविडेंस डेट्स टू 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। हम 1.8 मिलियन ईयर से हम लोग धीरे धीरे 10,000 तक पहुंच जाएंगे। होमो इरेक्टस हैड अ सिमिलर रेंज ऑफ बॉडी साइज टू मॉडर्न ह्यूमंस, जो पहले एक इमेज दिखाई थी कंपैरेटिवली, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस का या होमो सैपियंस का, उसमें कंपैरेटिवली हमें होमो इरेक्टस क्लोजली दिख रहा था होमो सैपियंस के साइज एक्सटर्नली हाइट वगैरह से, बट जो तुम्हारा ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस था वो स्मॉलर था। Erectus has a similar range of body size to modern human, and it is the first human ancestor to have similar limb and torso portion to those seen in modern torso portions to seen in the modern human। और ये भी एक comparative study similarities थी। These features are considered adaptation to a life lived on the ground। ठीक, अब होमो हैबिलिस ये सारी अडॉप्टेशन को अगर अचीव कर लेता तो वो सर्वाइव कर जाता, बट वो नहीं कर रहा था, तो इरेक्टस ने उसको रिप्लेस कर दिया, इंडिकेटिंग द लॉस ऑफ अर्लियर ट्री क्लाइंबिंग एडॉप्टेशन विद द एबिलिटी टू वॉक एंड पॉसिबली रन लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो एडॉप्टेबिलिटी आई ये किस में आई, होमो इरेक्टस में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, compared with earlier fossil humans they have expanded brain case relative to the size of the face। अब ब्रेन रेशियो बढ़ रहा है, ये होमो इरेक्टस दिख रहा है, तो ये अब देखो तो ये क्लोजली लुक लाइक अ मैन दिख रहा है। कोई बहुत गांव के एरिया में दिखोगे, एक कोई बूढ़े बूढ़े लोगों को देखोगे तो उनका लुक इस तरीके का दिख जाएगा। तो होमो इरेक्टस समहाउ क्लोजली रिलेटेड टू होमो सैपियंस। क्लियर, ये दिख रहा है, ये इमेज इंडिकेट कर रहा है कि ये आग जला रहे हैं, ये जो जानवर है उसको पकड़ के खाना भी बनाने जा रहे हैं, यूज़ करना सीख रहे हैं, ठीक है। द मोस्ट कंप्लीट फॉसिल इंडिविजुअल ऑफ दिस स्पीसीज इज नोन एज टर्काना बॉय, अ वेल प्रिजर्व्ड स्केलेटन थ्रू माइनस ऑलमोस्ट ऑल द हैंड एंड फुट बोन्स, ठीक है, डेटेड अराउंड 1.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो फॉसिल मिला है उसमें भी थोड़ी सी माइनस मीन्स मिसिंग पार्ट हैं, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट हमें इसका वो पूरा उसका फॉसिल स्केलेटन हम डेवलप कर चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टीथ इंडिकेट्स दैट ही ग्रू अप एट अ ग्रोथ रेट सिमिलर टू दैट ऑफ अ ग्रेट ऐप। There is a fossil evidence that this species cared for old and weak individual। cared for old and weak individual मतलब caring capacity, caring adaptability आ चुकी थी। The appearance of Homo erectus in the fossil record is often associated with the earliest
हैंड एक्सेस जो कुल्हाड़ी बनाना, ठीक है, मतलब पत्थर को नुकीला बना के, कुल्हाड़ी उस वक्त तो लोहा वगैरह तो बनाते नहीं थे, तो पत्थर को ही शार्प करके, और वो जो तुम्हारा कोई ऐसे समझ लो कि ब्रांचेस, वो प्रॉपरूट टाइप का जो बनियान ट्री में दिखता है उस तरीके का, या रूट्स को यूज़ करके, थ्रेड की तरह यूज़ करके, और उससे बांध के पत्थर को भाले की तरह स्ट्रक्चर ये बनाते थे. Associated with the earlier acts, the first major invention is stone tool technology by the Homo erectus. तो टूल मेकर भी इनको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. The archaeological record indicates that Homo erectus was a tool maker. Furthermore, some sites show evidences that its members used fire and lived in caves. ठीक है, अपने को बचाने के लिए आग भी जलाने लगे और केव्स के पास रहने लगे. एन एडवांटेज फॉर दोज लिविंग इन मोर नॉर्दर्ली क्लाइमेट्स. अर्ली फॉसिल डिस्कवरी फ्रॉम जावा बिगिनिंग इन द 1890s एंड चाइना. पैकिंग मैंस भी थोड़ा सा बीच में तुम देखोगे तो होमो इरेक्टस के कुछ टाइप्स की हो, वो डायरेक्ट एंसेस्ट्री किसके हो सकते हैं, तो उसी के टाइप्स में आ जाता है जावा मैन, पैकिंग मैन, ठीक है, इस तरीके से. तो वो जस्ट जैसे मैंने बताया था एडॉप्टिव रेडिएशन, तो उसके अकॉर्डिंग वो कहाँ कहाँ एडॉप्ट गए, उसके अकॉर्डिंग जो फॉसिल्स हैं और उनके डिफरेंट टाइप के नाम हैं. comprise the classic examples of these species, generally considered to have been the first species to have expanded beyond Africa. अफ्रीका से एक्सपेंड होके जो बाहर की तरफ कोई स्पीसीज मिली उसमें से ये पहले स्पीसीज है. होमो इरेक्टस इज कंसिडर्ड अ हाईली वेरिएबल स्पीसीज स्प्रेड ओवर 2 continents, पॉसिबली द लॉन्गेस्ट लिव्ड अर्ली ह्यूमन स्पीसीज. अगर इनमें से पूछा जाए कि अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट लिव्ड ह्यूमन स्पीसीज कौन सा है, तो उसमें तुम्हारा आंसर होगा होमो इरेक्टस. ठीक है, होमो हैबिलिस को रिप्लेस किया था होमो इरेक्टस ने, और होमो इरेक्टस का पूरा एकदम डाइवर्सिफिकेशन है. इसके एग्जांपल्स हैं जावा मैन, पेकिंग मैन, एंड जो होमो सेपियंस है या हेडरबर्ग मैन है, वो भी एक तरीके का होमो इरेक्टस से ही रिलेटेड है. और होमो सेपियंस को हम डायरेक्ट इसका डिसेंडेंट कह सकते हैं होमो इरेक्टस का. ऑल्दो कंट्रोवर्सी है कि निएंडरथल से होमो सेपियंस बना है या होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बना है, तो दोनों थ्योरी अभी चल रही है. निएंडरथल से मोर क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए निएंडरथल वाली थ्योरी ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी में आती है. बट होमो इरेक्टस से ऐसे बोला जाता है कि एट द पैरेलली निएंडरथल और होमो सेपियंस दोनों ही इवॉल्व हो गए थे. नाउ नेक्स्ट, यूजिन डुबोइस, अ डच सर्जन, फाउंड द फर्स्ट होमो इरेक्टस इन इंडोनेशिया. ये सब बेटा जितने फॉसिल वगैरह की लोकेशन आई हैं ये सब नोट डाउन कर लेना. इन 1894 डुबोइस नेम्ड द स्पीसीज पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस और इरेक्ट एप मैन. हाइट रेंजेस, उसकी हाइट 4 फीट to 9 in 4 feet 9 inch and 6 feet 1 inch, and weight ranges from 88 to 150 lbs, मतलब 40 to 68 kg तक. Was Homo erectus the direct ancestor of Homo sapiens, our own species? Data suggested that the increasing body size, greater reliance on animal food resources, and increased range size were part of a web of factors that facilitated the initial early dispersal of Homo erectus from Africa. डिस्पर्जन को शो किया, डिफरेंट एरिया में ये ग्रो किया. ये सारी चीज़ें लिंकिंग जो शो करती है उससे ही ये हम कह सकते हैं कि पैरेलली निएंडरथल किसी एक कॉन्टिनेंट में ग्रो कर गया एंड एक कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होमो सैपियंस फॉर्म हो गए. होमो इरेक्टस मास्टर द कंट्रोल ऑफ फायर. एविडेंस फॉर द कंट्रोल यूज ऑफ फायर बाय होमो इरेक्टस बिगिनिंग सम 10 लाख ईयर्स एगो हैज़ वाइड स्कॉलरी सपोर्ट. ठीक है, फिर अब हमें ये एक सीक्वेंस दिख रहा है. जो मेन फोकस करना है बेटा वो यही स्पीसीज हैं. ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमिनिड का इनिशियल, एप लाइक, ठीक है, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथल, फिर होमो सैपियंस. अगर ये जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना सिर्फ इन छोटे छोटे बॉक्सेस में, जिनको कहानी तो पूरी सुन लेना, 3 लेक्चर बन गए इसके,
तीनों लेक्चर कंप्लीट कर लेना, नोट डाउन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर जब एग्ज़ाम आएगा फिर से एक बार लेक्चर सुन लेना। बट यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कुछ इम्पॉर्टेंट है, और जो मेंशन है एनसीईआरटी में डेटा मेंशन है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड प्लस जो फॉसिल्स के नेम हमने दे दिए वो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक, अब ये कौन आ रहा है? निएंडरथल। निएंडरथल मोर इवॉल्व है, ठीक है, जिसने ये तुम्हारा पूरे अस्त्र शस्त्र बनाना और घर बनाना, शेल्टर, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जानवरों की छाल के कपड़े बनाना, इस तरीके का जिसने इवॉल्व कर लिया वो था निएंडरथल। क्लियर? तो निएंडरथल में भी लुक्स लाइक ह्यूमन तो दिख ही रहा है। ये भी निक नेम निएंडरथल। निएंडरथल नेम क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जो जहाँ पे पाया गया था उसका जगह का नाम एक मिनट को बता रही हूँ मैं। चलो यहाँ से देखते हैं पहले। होमो निएंडरथालेंसिस निकनेम निएंडरथल वेयर लिव्ड यूरोप एंड साउथ वेस्टर्न टू सेंट्रल एशिया व्हेन लिव्ड, एरा दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद निएंडरथल्स आर एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ, ये बेचारा बैठा हुआ कपड़े वपड़े पहनने लगा जानवरों की खाल के, सब स्पीसीज ऑफ आर्किक ह्यूमंस इन द जीनस होमो हु लिव्ड विद इन यूरेशिया until 40,000 years ago। 40,000 years ago तक हम लोग पहुँच गए। बीच में मिसिंग लिंक है, देखो बेटा ये वाले इमेज में, ये जो बीच में ग्रीन वाली लाइन पूरी जा रही है, एरो जा रही है ग्रीन वाली यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, ठीक, क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक जो गैप दिख रहा है, इसके बारे में कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो गैप से इंडिकेट कर दिया। तो हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए 40,000 years ago। क्लियर? एंटेसेसर एंड गेव राइज टू ह्यूमन होमो हेडलबर्जेंसिस विच देन गेव राइज टू निएंडरथेलेंसिस। मतलब बीच में दो होमो स्पीसीज और आ रहे हैं, ठीक है, एक है एंटेसेसर, दूसरी है होमो हेडलबर्जेंसिस, ठीक है, हेडलबर्ग मैन भी इन्हीं को बोला जाता है। इन दो स्पीसीज़ का बहुत ज़्यादा फॉसिल रिकॉर्ड अभी हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लिंकिंग हम लोग सही से नहीं बैठा पाते हैं और डायरेक्ट हम निएंडरथल पे पहुंच जाते हैं। Neanderthals are named after one of the first sites where their fossils were discovered in the mid-19th century in the Neander Valley. That's why their name given Neanderthals. The binomial name Homo neanderthalensis was first proposed by the Anglo-Irish geologist William King. Information note down कर लेना। Neanderthals are our closest extinct human relative। हमारा closest extinct human relative कहा जाता है इसको। Some defining features of their skulls include the large middle part of the face, angled cheekbones, and a huge nose for humidifying and warming cold। देखो अभी क्या होने लगा, ये यूरोप एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, अफ्रीका से यूरोप मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे हैं, अब ठंडी जगहों पे भी रह रहे हैं। तो ठंडी जगहों पे क्या होता है, सांस जब लेते हैं तो उसको टेम्परेचर डाउन करना, ठीक है, जो नॉस्ट्रल के जो म्यूकस वगैरह हैं, जो हेयर हैं, उसका एक वहाँ पे रोल है कि उसको टेम्परेचर डाउन करना और उसके बाद वो अंदर की तरफ इनहेल करना। तो इसलिए एक एडॉप्टेशन इनके नोज़ के साइज में भी दिखी। देयर बॉडीज वर शॉर्टर एंड स्टॉकियर देन आवर्स, अनदर एडॉप्टेशन टू लिविंग इन कोल्ड इन्वायरमेंट। और बॉडी इनकी शॉर्ट थी, ठीक। अब पहले जो गोरिल्ला के कंपेयर में जो हेयर ग्रोथ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, निएंडरथल तक कम होती जा रही है। क्लियर? बट देयर ब्रेन वर just as large as ours and often larger proportional to their brawnier bodies. Neanderthals made and used a diverse set of sophisticated tools, controlled fire, lived in shelter, made and wore clothing। ठीक है, वही जानवरों की खाल, पत्तों, पेड़ों की छाल, पत्ती, ये सब यूज़ करने लगे वो कपड़ों की तरह। ठीक है, वर स्किल्ड हंटर, हंटिंग करते थे, ऑफ लार्ज एनिमल एंड ऑल्सो एट प्लांट फूड एंड ओकेजनली मेड सिम्बॉलिक और ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट सिम्बॉलिक और ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट जो था ना वो
इंटेस्टाइन हम लोगों ने देखा ना, इंटेस्टाइन कितना क्वाइल्ड रहता है, तो एनिमल इंटेस्टाइन को वो लोग निकाल के गले में डाल के और उसके बीच में जो उनको पत्थर वो लोग बनाते थे, उसी पत्थर को कि वो उसी में वो बीड्स की तरह यूज़ कर लेते थे। तो वो फर्स्ट ऑर्नामेंटल जो ह्यूमन स्पीसीज़ ने यूज़ किया था। आज की डेट में तो झड़ी लगी हुई है सोने का, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो उस टाइम में जो फर्स्ट ऑर्नामेंटल था दैट इज़ द इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन के पार्ट को गले में लटका लिया और उसमें पत्थर लगा लिया। लार्ज एनिमल्स एंड ऑल्सो एट प्लांट फूड्स एंड ओकेजनली मेड सिम्बॉलिक और ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स। देयर इज एविडेंस दैट निएंडरथल्स deliberately buried their dead and occasionally even marked their graves with offerings such as flower। अब पहली बार ये देखा गया, जो फॉसिल स्टडी में पाया गया, कि जो लोग दफनाते थे ह्यूमन बॉडी, मतलब अपने क्लोज वन की डेथ के बाद उनको बरीड कर रहे हैं, तो वो निएंडरथल्स के टाइम में वो चीज़ पाई गई। और वो डेड बॉडी के पास वहाँ पे साथ में ही वो कुछ टूल्स रख रहे थे, कुछ फ्लावर, कुछ रिमेनिंग्स वहाँ पे ऐसे फूड के, फ्लावर्स के और उनके टूल्स के भी मिलते हैं। इट मीन्स कि उनको ये कंसर्न था। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो जाने वाला है उसके पसंद की चीज़ें, उस तरीके का एक कल्चर उनके अंदर आ गया था। नो अदर प्राइमेट्स एंड नो अर्लियर ह्यूमन स्पीसीज हैड एवर प्रैक्टिस दिस सोफिस्टिकेटेड एंड सिम्बॉलिक बिहेवियर। ठीक, तो ये आप देख रहे हो एक बरीड करते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक इमेजनरी इमेज बनाया गया, कोई उस टाइम फ़ोटो तो खींचा नहीं हुआ था, एक इमेजनरी ड्रॉ किया गया है कि इस तरीके से वो इस तरीके के रिचुअल्स करने लगे थे। ठीक, और इसका रीज़न ये निएंडरथल है। तो इसका रीज़न क्या होता है, दो तरीके का रीज़न एज्यूम किया जाता है। एक तो वो जो इन्फेक्शन कॉज होना, अब देखो उस टाइम भी तो माइक्रोब्स तो थे ही ना बेटा, बीमारियाँ तो होती थी, इलाज थोड़ी होता, बीमारियाँ होती थी। तो अगर डेड बॉडी पड़ी है तो उससे उसका जो क्लोज वंस हैं वो उसके पास टाइम बिताएंगे तो उनमें भी इन्फेक्शंस धीरे धीरे देखने को मिलेगा, कुछ इन्फेक्शन फैलेगा। तो इस तरीके की चीज़ों से वो जो क्लोज वन था उसकी भी डेथ होती है। तो इन्होंने फिर से ऑब्जर्व किया, ब्रेन तो बढ़ ही रहा है ना, सोचने समझने करने की शक्ति बढ़ रही है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर डेड बॉडी के पास ऐसे बैठे रहो तो जो बैठे हुए हैं उनकी भी डेथ हो जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको दफना दिया जाए, तो बरीड करने लगे। ठीक, और दूसरी क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अगर वो डेड बॉडी को छोड़ दे रहे हैं तो जंगली जानवर और कोई भी उस पर धीरे धीरे उसको खा रहे हैं। तो ये भी चीज़ उन्हें देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, तो उससे भी प्रिवेंशन के लिए उन्होंने क्या किया, बरी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टूल्स मेकिंग में इन्होंने डिफरेंट टाइप के और भी डिफरेंट टाइप के नुकीले अलग अलग तरीके के टूल्स डेवलप करना स्टार्ट कर लिए। हाइट जो थी निएंडरथल की, मेल की हाइट एवरेज 5 फीट 5 इंच एंड फीमेल की एवरेज 5 फीट 1 इंच एंड वेट 65 kg एंड 54 kg, इतना निएंडरथल की इंफॉर्मेशन। परहैप्स द निएंडरथल्स सिंपली वांटेड टू बरी देयर कंपेनियन बॉडीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर और डिजीज और बोथ। ठीक, जंगली जानवरों से बचाने के लिए, डिजीज से बचने के लिए, या दोनों से, इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिली और वो वहाँ पे उनको बरीड करना स्टार्ट कर दिए। अब कुछ उस टाइम की एरा की पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक, जैसे ये एक पेंटिंग है, इस पर हालांकि डिबेट है कि ये होमो सैपियंस की बनाई हुई है या निएंडरथल की बनाई हुई है। फिर कैनाबिलिस का एग्जाम्पल दिखता है कि कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं निएंडरथल के, नहीं ये क्या होंगे, ये तुम्हारा अर्ली होमो सैपियंस ही आ जाएंगे। ठीक है, जो कि हंटिंग करना स्टार्ट किए, ह्यूमंस को ही खाना स्टार्ट कर लिया, मतलब सेम स्पीसीज़ के लोगों को खाने लगे थे, मारना खाना ये सब स्टार्ट हो गया। ठीक है, और अभी भी कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। ठीक, निएंडर्स आर बिलीव्ड टू हैव प्रैक्टिस कैनिबलिज्म एंड निएंडर्स मे हैव बीन ईटन बाय एनाटोमिकली मॉडर्न ह्यूमंस। ठीक है, कैनाबिलिज्म के प्रैक्टिस जो, मतलब इनको जो मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए वो इनको अटैक किए, ठीक है, ख़त्म किए। ये फिर धीरे धीरे कैसे हुए, इनकी पॉपुलेशन पे अटैक करना, ख़त्म करना, उनको एज ए फूड यूज़ करना, और धीरे धीरे मॉडर्न ह्यूमंस का ही जो होमो सैपियंस उस वक्त इवॉल्व हुआ, उसने इस तरीके के, अब आ गया ना, इंसान आ गया तो इंसान में मतलब होमो सैपियंस वाला इंसान आ गया, जिसको चालाकी आती है, जिसको चतुराई आती है, जिसको लड़ना झगड़ना आता है, जिसको आपस में ही मारना काटना आता है। सबसे खतरनाक तो इंसान ही है ना इस टाइम।
तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी। अब उसने क्या किया कि जो भी उसके अलावा उसके जैसी स्पीसीज़ अलग स्पीसीज़ दिख रही है उसको उसने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अर्ली जो होमोसेपियंस आए उन्होंने सबसे पहले निएंडरथल्स को अटैक किया और ख़त्म कर दिया। Cannibalism was also practiced in the past in Egypt during ancient Egypt, Roman Egypt, and during famines such as the Great Famine in the year 1201. Neanderthal extinction began around 40,000 years ago in the Paleolithic Europe after anatomically modern humans. उनसे उनके होने के बाद, ठीक है, हैड रीच द कॉन्टिनेंट, जैसे वो कॉन्टिनेंट में आए, अब ये क्या होमोसेपियंस क्या कर रहे हैं, आ गई है ये, अब जगह जगह घूम घूम के जितना माइग्रेट करेंगे जहाँ पे भी इनको कोई दिख रहा है वो उसको मारना स्टार्ट कर दिया। और वो उस टाइम से मार रहा है और आज तक वही हिंदू मुस्लिम करके आपस में भेदभाव करके अब तक मारते ही जा रहा है। ठीक है, हैड रीच द कॉन्टिनेंट दिस डेट विच इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च पब्लिश इन नेचर in 2014 is much earlier than previous estimates, and it was stabilized through improved radiocarbon dating methods analyzing 40 sites from Spain to Russia। ठीक है, इसके एग्जिस्टेंस जो 2014, नेचर एक जनरल है, सबसे हाई लेवल के जो रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं वो नेचर में पब्लिश्ड होते हैं, तो उस जर्नल में ये डेटा पब्लिश्ड है। क्लियर कि 40,000 ईयर्स एगो तक इनके फॉसिल्स मिलते हैं। हाइपोथेसिस ऑन द फेट ऑफ द निएंडरथल्स इंक्लूड्स वायलेंस फ्रॉम एंक्रोचिंग एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस, पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। कम्पिटिटिव रिप्लेसमेंट जो थे वो भी कम्पिटिटिव रिप्लेसमेंट में चले जाएंगे क्योंकि कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो होमोसेपियंस जीत जाएंगे। competitive exclusion, extinction by interbreeding with early modern human population। एक रीज़न ये भी माना जाता है कि आपस में इंटरब्रीडिंग करने लगे तो इंटरब्रीडिंग से होमोसेपियंस के जीन्स ज़्यादा इवॉल्व हो रहे थे, ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे थे, डोमिनेटिंग थे, तो धीरे धीरे निएंडरथल्स के ब्रीड ही ख़त्म हो गई। क्लियर एंड फेल्योर और इनेबिलिटी टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज, जो ठंड गर्मी वाला चीज़ें ये माइग्रेट करके जा रहे थे उस एडॉप्टेशन में भी वो फिर फेल हो रहे थे। तो अलग अलग थेरीज हैं कि निएंडरथल क्यों ख़त्म हुए। इट इज़ अनलाइकली दैट एनी वन ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज सफिशिएंट ऑन इट्स ओन, रेदर मल्टीपल फैक्टर्स प्रोबेबली कंट्रीब्यूटेड टू द डिमाइस ऑफ एन ऑलरेडी वाइडली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। ठीक है, निएंडरथल जो इतना ज़्यादा वाइडली डिस्पर्स था, वर्क कर रहा था सब कुछ सही से, उसके अंदर कल्चर भी आ चुका था, वो केयरिंग को भी शो करता था, वो अपने क्लोज वन को बरीड भी कर रहा था, वो हथियार भी बना सकता था, वो कपड़े भी पहनने इन्वेंट करके पहनने लगा था, वो इधर उधर मूव भी कर रहा था, उसको होमोसेपियंस ने ख़त्म ही किया है। ये इसकी बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी में आता है। क्लियर। अब एक जो है स्पीसीज दैट इज़ क्रो-मैग्नन, जिसको मेंशन नहीं किया गया, एंड ये माना जाता है कि क्रो-मैग्नन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, एक्सटिंक्ट तो सभी हो चुके हैं, बट इसमें होमोसेपियंस से ज़्यादा ब्रेन इनका इवॉल्व था, ज़्यादा कैपेबिलिटी थी, ज़्यादा ताकतवर थे, सब कुछ इनका था, बट होमोसेपियंस नंबर में ज़्यादा थे तो वो क्रो-मैग्नन को ग्रो नहीं करने दिया और कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। और क्रो-मैग्नन के लिए भी थ्योरी आती है कि ये एलियन में कन्वर्ट हो गए और अर्थ को छोड़ के चले गए। इस तरीके की दो तीन थ्योरीज क्रो-मैग्नन के लिए दी जाती है। अबाउट 30,000 ईयर्स एगो ह्यूमन्स क्लोजली रिजेंबलिंग मॉडर्न यूरोपियंस मूव्ड इनटू द रीजन inhabited by the Neanderthals and completely replaced them. Cro-Magnons, the name given to the successor of the Neanderthals in France। और ये सिर्फ और सिर्फ किस एरिया में के स्पीसीज़ को कहा गया, जो फ्रांस में निएंडरथल। अब निएंडरथल तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इवॉल्व हुए फ्रांस में उनके पास कैपेसिटी अलग थी कुछ, ठीक है, तो उनको क्रो-मैग्नन कहा गया। lived from about 35,000 to 10,000 years ago. During this period, the development of art and technology far exceeded anything the world had seen before। उस एरा में जो टेक्नोलॉजी या आर्ट का डेवलपमेंट हुआ है वो अभी तक के एरा का एक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट माना जाता है। इसलिए क्रो-मैग्नन को ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे, इंटेलेक्चुअल थे
और बहुत उनके ब्रेन की कैपेसिटी भी अप्रॉक्सीमेटली 1600 सीसी तक थी, लेकिन वो या तो एलियन बन के धरती ही छोड़ के चले गए या तो उनको फिर से होमो सेपियंस ने ख़त्म कर दिया। इस तरीके की थ्योरी है। हाईली स्किल्ड नोमैडिक हंटर क्रो-मैग्नन फॉलोड द हर्ड्स इन देयर सीजनल माइग्रेशन। They used a variety of specialized tools in their hunt, including perhaps the bow and arrow. तीर और कमान का भी यूज़ करते थे। They sought refuge in caves and rock shelter and formed living groups of various size. अलग अलग लोकेशन पे ये अपने अपने ग्रुप बना के रहने लगे थे। क्रो-मैग्नन वर ऑल्सो केव पेंटर, पेंटिंग भी करते थे। यूजिंग पेंट मेड फ्रॉम मैग्नीज एंड आयरन ऑक्साइड। बेटा पॉइंट नोट कर लेना, मैग्नीज एंड आयरन ऑक्साइड उसी टाइम में जो केव में पेंटिंग की गई और उसको कलर दिया गया वो आज भी वैसे कलर की प्रेजेंट है। क्रो-मैग्नन पीपल पेंटेड हंड्रेड्स ऑफ सीन्स ऑन द सीलिंग्स एंड वॉल्स ऑफ केव्स इन फ्रांस एंड स्पेन। इसी एरिया के ह्यूमन स्पीसीज को कहा ही जा रहा है क्रो-मैग्नन, वेयर मेनी ऑफ देम आर स्टिल प्रिजर्व टुडे। ठीक, ये पेंटिंग है फ्रांस में, ये केव में पेंटिंग दिख रही है ये सारी। निएंडरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन, एक जो इनका डिज़ाइन किया गया इमेज वो इंडिकेट कर रहा है, और क्रो-मैग्नन लुक्स लाइक अ एलियन। जो ईयर वगैरह का साइज़ देखो तो ये पीके के आमिर खान जैसा लग रहा है। With the appearance of Cro-Magnon, human evolution has become almost entirely cultural rather than the biologically. Humans have spread throughout the world by devising means to deal with the broad range of environmental conditions. Since the evolution of the Neanderthals about 2 lakh years ago, humans have gone from a stone culture to a technology that has allowed us to visit other planets with a space probe and लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। अभी का जो एरा है, ख़त्म हो गया ये तुम लोग का इवोल्यूशन। अभी का जो एरा है वो कैसा हो गया है, अब हम लोगों को नेचर सेलेक्शन के अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में हम प्रिपरेशन कर ले रहे हैं। कोई नेचर अगर सेलेक्ट कर रही है तो समहाउ हम इतने टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट हो चुके हैं कि हम उस अपना कंडीशनल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे बाहर धूप है, बाहर बहुत गर्मी है, हमने रूम में एसी लगा रखे हैं, तो हम कंडीशनल एक सर्वाइवल को अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, कहीं बहुत जैसे नेचुरल डिज़ास्टर वाली इनकी सबकी पहले से एक प्रिडिक्शन आ जाती है। ठीक है, अभी हम सैटेलाइट से पूरे एरिया पे भी नज़र रख रहे हैं कि क्या कहीं और ऐसा इवोल्यूशन कोई स्पीसीज़, ह्यूमन स्पीसीज़, कहीं कोई एलियन तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ पे। तो ये सब पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहती है। तो पहले कैसे था कि एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन अर्थ इन्वायरमेंट, लेकिन अभी हम स्ट्रांगली, अभी तो भैया इंसान तो इंसान होता जा रहा है, एकदम भगवान ना बन जाए बस वो। तो अभी हम स्ट्रांगली क्या कर रहे हैं, पूरा चैलेंज कर देते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन। फिर भी वो नेचर तो नेचर है। अभी कोरोना वायरस ने जैसे लिया नेचर ने एक थोड़ा सा, तो इसने अब यहाँ पे भी क्या है, देखो जो सर्वाइव कर जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सर्वाइव किया वो बच जाएगा। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई तो नेचर तो है ही स्ट्रांग, बट ह्यूमन होमो सेपियंस एक ऐसी स्पीसीज़ आई है धरती पे जो कि बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली तो नहीं है। ठीक है, मतलब कई तरीके की कंडीशंस को वो डील कर सकती है। इवन जब हम मंगल पे जाने की सोच सकते हैं, जब इलॉन मस्क स्पेस में घूमने फिरने के लिए लोगों को पे करो और घूमने के लिए ले जा सकते हैं, तो फिर ये सब तो अभी छोटी सी चीज़ें दिख रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन माइक्रो लेवल पे, जैसे अगला क्वेश्चन ही यही है कि आर वी स्टिल इवॉल्विंग, तो हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो यस, इवोल्यूशन इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम इवॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन कोई हमारे स्पीसीज़ नहीं इवॉल्व हो रही है। ठीक है, हमारा माइक्रो लेवल पे हमारा जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ सकते हैं, हमारे जेनेटिक वेरिएशंस आ सकते हैं, बट स्टिल कोई हमारा ऐसा इंटरमीडिएट होमो सेपियंस से अभी इंटरमीडिएट बनता हुआ स्पीसीज़ नहीं दिख रहा है। तो मैक्रो इवोल्यूशन, कोई एंसेस्ट्री, हम किसी के एंसेस्टर बनने जा रहे हैं, इस तरीके का इवोल्यूशन अभी नहीं अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। और ये सब जो पैलेंटोलॉजिस्ट या जो जियोलॉजिस्ट वगैरह हैं, ये सैटेलाइट स्टडी वगैरह के थ्रू प्रूफ देते हैं कि अभी ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ हमारी कोई सब स्पीसीज़ इस तरीके की इवॉल्व हो रही है, कोई इंटरमीडिएट
कैरेक्टर दिख रहा है। हाँ, जो ट्राइबल वाले हैं उनको बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मॉडर्न ह्यूमन उनको डिस्टर्ब नहीं करता, और वो अपने अपने ट्राइबल में कैनाबलिज्म इफेक्ट को शो करें या जिस तरीके का भी वो आदिवासी नक्सली राज जीना चाहते हैं वो उस तरीके से जी रहे हैं। तो बस वो बैंड एरिया होता है कि उस एरिया में आपको जाना नहीं है, एंटर नहीं करना है, अदरवाइज कोई स्पीसीज एवोल्यूशन नहीं हो रहा है कहीं पे, ठीक है। आर वी गो जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम आवर होमो सैपियंस एंसेस्टर हु लिव्ड 10 to 20,000 ईयर्स अगो? ऑब्वियसली जेनेटिक बेसिस पे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ ही रहे हैं बेटा, ठीक है। द आंसर इज ऑलमोस्ट certainly yes. In fact, it is very likely that the rate of evolution for our species has continuously accelerated since the end of the last ice age से, जो roughly 10,000 years ago है, वहाँ से अब तक में काफ़ी ज़्यादा जीन लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। Clear? This is mostly due to the fact that our human population has explosively grown and moved into new kind of environment. Adaptation, environmental challenges और मूवमेंट, माइग्रेशन, एडॉप्टिव रेडिएशन, यही सब क्या है स्मॉल लेवल पे। अगर हम माइक्रो एवोल्यूशन का देखें तो वहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, जिससे एशियंस अलग बन गए, यूरोपियंस अलग बन गए, ब्रिटिशियंस अलग बन गए, निग्रो अलग बन रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो छोटे छोटे लेवल पे हैं, लेकिन कोई स्पीसीज़ नहीं है, सब होमोसेपियंस ही हैं, ठीक। वेयर वी हैव बीन सब्जेक्ट टू न्यू नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर, हम नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर्स को एग्जिस्ट कर लेते हैं ना। ये कौन आ गया? ये हैं फ्यूचर ह्यूमन। फ्यूचर ह्यूमन का एक प्रिडिक्शन है कि इस तरीके का ह्यूमन हो सकता है, उसका लिप्स नीचे की तरफ, आइज़ बड़े हो जाएंगे, कुछ सेंसरी टेंटिकल्स उसमें ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। फिर आइज़ को लेके ये भी फ्यूचर इवोल्यूशन का फ्यूचर ह्यूमन का इमेज है। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ वी विल यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर, हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके यूज़ करते हैं, एंड वेदर वी विल कंटिन्यू एज अ स्पीसीज़, हम एक स्पीसीज़ की तरह कंटिन्यू रहेंगे या हम किस ऐसा म्यूटेशन हो जाए, सडन म्यूटेशन हो जाए, या जैसे अभी वायरल अटैक हो रहा है तो कुछ ऐसा पैंडेमिक या एकदम लार्ज स्केल पे, जैसे डायनासोर भी राज कर रहे थे ना बेटा, लेकिन सीधे सीधे पूरे डायनासोर खत्म हो गए। तो नेचर क्या करेगी ये हमें पता नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में जो ह्यूमन कैपेसिटी है ना, जो ह्यूमन एफिशिएंसी है, जो टेक्नोलॉजी पे कमांड बढ़ता जा रहा है, जो वो स्टडी को यूज़ करके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसके सॉल्यूशन निकाल लेती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर होगा तो लॉस होगा, लेकिन पूरा का पूरा ह्यूमन स्पीसीज़ नहीं ख़त्म होगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ हो जिससे सब ख़त्म हो जाए, तब कोई नई स्पीसीज़ फॉर्म हो सकती है, ठीक। तो वी कैन इवॉल्व इनटू अनदर स्पीसीज और वी विल कंटिन्यू एज ए स्पीसीज एंड देयर शुड बी अ माइक्रो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, वहाँ पे माइक्रो इवोल्यूशन कुछ ना कुछ होते रहेंगे, होते ही रहेंगे, और बिकम एक्सटिंक्ट एज मैनी ग्रुप्स हैव बिफोर अस, हमसे पहले भी बहुत बड़े बड़े जो नियंडरथल पढ़ लिए, होमो इरेक्टस पढ़ लिए, हैबिलिस पढ़ लिए, ये सब भी तो हो ही गए, एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर इतनी बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसका मतलब जिसके आगे कोई टिकता नहीं था वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो क्या एक्सटिंक्ट होगा ये नहीं पता हमें। तो बेटा ये तो हो गया ऑल ओवर द ह्यूमन एवोल्यूशन। इसके बाद मैंने फिर से कुछ स्लाइड्स ऐड कर दिए, नोट्स में मैं शेयर कर दूँगी ताकि लिखने में ईजी रहे। इन्फॉर्मेशन सब वही है, ठीक है, स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, आप नोट डाउन कर लेना। जैसे ये आप देखो प्रोलियोप्थिसकस का पॉइंट नोट करोगे तो ऐसे आपको लाइन बाय लाइन दिख जाएंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग डिटेल में पढ़ लिए इजिप्टोपिथिकस, फिर ड्रायोपिथिकस, अच्छा ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस रह गए। ड्रायोपिथिकस जो इनिशियल, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से भी तुम्हारे पहले रहे हैं। तो ड्रायोपिथिकस मोर लुक लाइक ऐप लाइक स्ट्रक्चर इनका दिखता था, क्लोजली रिलेटेड टू ऐप थे। एस्ट्रेलोपिथिकस तुम्हारे ऐप और ह्यूमन के बीच के लिंकिंग है, क्लियर। एंड रामापिथिकस समहाउ क्लोजली दिखता जरूर था ह्यूमन की तरह, बट सीक्वेंस में वो ड्रायोपिथिकस के बाद आएगा। लिव्ड इन ओलिगोसिन पीरियड और अर्ली मायोसिन पीरियड, डिसेंडेंट फ्रॉम प्रोप्लियोप्थिकस, हैड आर्म्स एंड लेग। अब ये देखो उसके आर्म, लेग और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन है। आर्बोरियल, ठीक है, ये क्वाड्रिपोडल है, अभी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े होते होते क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आ जाएगा। रामापिथिकस प्रियर टू एपमैन, एपमैन से पहले की चीज़ें हैं। मायोसिन पीरियड जो टाइमिंग है वो नोट डाउन कर लोगे। देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस आते ही एकदम
सीधा बाइपेडल दिखा दिया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है। यहाँ से आप रामापेथिकस, ड्रायोपेथिकस एंड एस्ट्रोलोपेथिकस का तो पूरा उधर दिया ही है। होमो हैबिलिस का भी एकदम शॉर्ट में नोट डाउन कर लोगे। ठीक, एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। होमो इरेक्टस एकदम शॉर्ट में। फिर heidelberg मैन दिया है, नियंडरथल मैन एंड रोडेशियन मैन, देन क्रोमैग्नन जो पूरी तरीके से मिसिंग है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन होमोसैपियंस सैपियंस। तो ये फाइनली इवॉल्व हो गया। फ्यूचर ऑफ मैन क्या कहते हैं? कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन टुडे हैज़ रीच्ड that stage that man can change his environmental conditions. This has reduced the impact of biological evolution on human races. Anthropologist Safiro has imagined that man in future will be tall, slim and without body hair. जो हेयर फॉल वगैरह जो चीज़ें ये स्ट्रक्चर हैं, तो उससे देखो अभी फ्यूचर मैन में तो हम बहुत सारी इमेज लगा सकते हैं। जो स्किन का पिगमेंटेशन है वो एकदम डार्क हो जाना है, जैसे एक्सपोजर हो रहा है लाइट सन रेज का इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है, उससे क्या है प्रिडिक्शन है कि ह्यूमन जो फ्यूचर ह्यूमन होगा वो डार्क स्किन का होगा। ठीक है, वो विदाउट हेयर होगा, एलियन की तरह दिखने वाला हो सकता है। अलग अलग अभी 2-3 मॉडिफिकेशन देखे उस तरीके का होगा। देयर स्किल विल बी डोम शेप्ड एंड ब्रेन विल बी लार्ज। देयर लाइफ स्पैन विल इंक्रीज एंड द 5th डिजिट इन द फीट विल बी लॉस्ट। ठीक है, फिर अगर वो वाटर एडाप्टेशन लेता है किसी वजह से, तो ये भी एक है कि वेब बीच में फिंगर्स के बीच में वेब फ्लिपर्स जैसे स्ट्रक्चर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये भी फ्यूचर ह्यूमन का है कि किस तरफ जाएगी लाइफ, उसके अकॉर्डिंग एडॉप्टेबिलिटी आएगी। दिस फ्यूचर रेस ऑफ मैन इज़ नेम्ड एज होमो फ्यूचरिस। उसका नाम पहले ही दे दिया गया, होमो फ्यूचरिस। ये दिख रहा है एक एलियन जैसा स्ट्रक्चर, बिना बाल वाल के हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लेक्चर तो एंड कर रहे हैं, बट अभी भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स रह गए हैं, तो एक 10-15 मिनट का हम एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर देंगे जिसमें एनसीईआरटी के पॉइंट रहेंगे। उसके बाद बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर 2-3 दिन में देख के कंप्लीट कर देंगे। और कल तो मंडे तुम लोग यही लेक्चर देखोगे। ट्यूसडे से नई यूनिट स्टार्ट करते डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी वाले पोर्शन से। चलो बाय बाय, टेक केयर।